हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओके स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज 28 अप्रैल 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन को यहीं से हम शुरू करते हैं। मैं अभिषेक भारती आपको लिए चलता हूं आज के डिस्कशन में। तो पहला जो आर्टिकल है वो है वर्चुअल येट ओपन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के वर्चुअली ओपन होने और उनके काम करने के तरीके के बारे में बात की जा रही है। यहाँ जो आर्टिकल में लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ दो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे बिल्कुल भी विवाद नहीं है। क्या है वो कि वर्चुअल कोर्ट्स को क्यों ओपन होना चाहिए इसके बारे में। एक तो जो एक्सेस टू जस्टिस है, यानी कि न्याय तक सबकी पहुंच, वो बहुत सुदृढ़ तरीके से सबको होनी चाहिए, सबकी पहुंच न्याय तक होनी चाहिए। एक तो इस बात पे किसी के तरफ से भी विवाद नहीं है। और दूसरा कि मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इन दो बातों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने क्या रिक्वेस्ट किया है कि एक तो इसको लाइव करना चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। जो पब्लिक है वो, जो इसमें जो जर्नलिस्ट होते हैं वो, उसके अलावा जो पार्टीज़ होते हैं वो, इन सभी लोगों को जो भी कोर्ट की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, हियरिंग्स है, उन तक लाइव टेलीकास्ट करके उन तक पहुंच बनाई जा सकती है। इसके अलावा वो एक और बात कहते हैं कि ये जो वर्चुअल कोर्ट है इसको जो पेंडेमिक सिचुएशन के ख़त्म या समाप्ति हो जाने के बाद इसको कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना रीज़न बहुत सारा बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस आर्टिकल में एक जो मुख्य मुद्दा है वो ये कहता है कि वर्चुअल कोर्ट्स की वजह से बहुत सारे लाभ भी लिए जा सकते हैं। तो वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से जो लाभ लिए जा सकते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जो गवाही देने के लिए जिन गवाहों को कोर्ट लाया जाता है फिर वापस सुरक्षित तरीके से उनको वापस पहुँचाया जाता है। इसके अलावा जेल से जो कैदी होते हैं उनको लाया जाता है, फिर वापस जेल परिसर में पहुंचाया जाता है। तो इस पर बहुत सारे मशीनरी जो हैं एक्स्ट्रा वेस्टेज की ओर चले जाते हैं। इससे इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आगे बढ़ते हैं। आगे एक आर्टिकल है, ये बहुत ही फेमस ऑथर ने लिखा है, द स्क्रिप्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर। यहाँ पे एक पेंडेमिक के सिचुएशन की वजह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया के जाते हुए आप ऑथर के दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अनलाइकली दैट द वर्ल्ड विल एवर बी द सेम अगेन। ऑथर के हिसाब से ये दुनिया पहले जैसी थी वैसे तो निश्चित तौर पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, है ना। इसमें परिवर्तन जो है वो दृश्यमान है, विजिबल है, और ये परिवर्तन बल्कि और भी विकट रूप में या बहुत ही परिवर्तित रूप में आने वाले हैं। तो ये सिचुएशन, ये दुनिया पूरी तरह इस पेंडेमिक के सिचुएशन के बाद से बदल जाने वाली है, ये ऑथर कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि पेंडेमिक्स ने प्रायः, है ना, ह्यूमन सोसाइटी को बहुत प्रकार से प्रभावित किया है पास्ट में भी। इसके अलावा एम्पायर्स हैव कोलैप्स्ड, यानी कि बहुत सारे जो राजवंश थे, राज परिवार थे या राजशाही थे, वो धाराशाही होते चले गए ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस जब हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको हल्के में नहीं लेना है, और गवर्नेंस और बिजनेस नॉर्म्स जो हैं उस पर बिल्कुल फंडामेंटल स्तर पे, मौलिक स्तर पे जो बदलाव आने वाले हैं उस पर भी बातें चल रही हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह जो अन्य संस्थाएं हैं जो वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसके अलावा WHO है, इन सब को इस पूरे सिचुएशन में सही तरीके से टैकल ना कर पाने के लिए बहुत तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और क्रिटिसिज्म सही भी है। एक तरफ जहां WHO ने जो इस सिचुएशन के बारे में बहुत लेट से बताया, वहीं यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ नज़र आ रहा है, जबकि ये सिचुएशन किसी मिलिट्री अटैक या दो देशों के बीच युद्ध या विश्व युद्ध से भी खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से सक्षम नज़र नहीं आ रहा है, ऑथर ये कहते हैं। इसके अलावा ऑथर अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक शॉक, भारत के
जो ग्रोथ रेट हैं वो क्या प्रेडिक्ट किए गए हैं कि 1.5% से लेकर के 2.8% के बीच में प्रेडिक्ट किए गए हैं, जो कि जो पेंडेमिक से पहले प्रेडिक्शन थे उससे बहुत ही कम है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, या इसके साथ ही विश्व के साथ हम किस तरीके से कदम ताल कर पाएंगे। इसके अलावा ऑथर जो हैं इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि मिलियंस यानी कि लाखों में जॉब्स जो हैं चले जाएंगे लोगों के, और ये जो है इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है जो 1.5% से 2.8% के बीच में है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के सिचुएशन को और ख़राब कर देगा, है ना। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसका सामना करेगी। इसके अलावा लोगों के जो नौकरियां चली जाएंगी, जॉब्स चले जाएंगे लाखों की संख्या में, ये इस सिचुएशन को और भी मतलब बेकार कर देगा, ख़राब कर देगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि वर्तमान वैश्विक लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा अप्रत्याशित बल प्रयोग किया जा रहा है। एक चीज़ देखी जा रही है पूरे विश्व में, चीन को हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपनी जनता में, है ना, अप्रत्याशित बल प्रयोग करती है। लेकिन इस सिचुएशन ने एक बात की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया कि पूरी की पूरी दुनिया इस बात पर मजबूर है कि वो बल प्रयोग बहुत ज़्यादा तरीके से करे, ताकि अपनी जनता को बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, है ना, रख सके। हालांकि वो उसी की भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं सरकारें, किंतु ये बल प्रयोग का इस प्रकार का मतलब लोकतांत्रिक देशों में ये पहला मुद्दा है जो कि इस बार सामने आया है। आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन जो है इस पूरे सिचुएशन को दिसंबर के पहले सप्ताह से ही, या कहें कि 1 दिसंबर के आसपास से ही वो जान गया था, उसको अंदेशा था, किंतु उसने जनवरी के 2nd वीक तक आने के बाद ही सूचना दी थी। तो इससे ये कहा जा रहा है कि जो चाइनो सेंट्रिक जो उसकी थॉट है, यानी कि चीन केंद्रित उसकी जो सोच है, वो यहाँ पर निकल करके सामने आती है कि चीन जो है किसी भी सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश पर ही केंद्रित होकर के सोचता है, ना कि पूरे विश्व की भलाई की ओर उसका ध्यान रहता है। तो उसने इस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल दिया, और वह चीन जिसकी लगातार क्रिटिसिज्म हो रही थी इस सिचुएशन में, है ना, वायरस को किसी तरीके से पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, या अन्य भी बहुत सारे और प्रकार के क्रिटिसिज्म हुए थे, तो अब यहाँ पर उसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसकी बदौलत जो विश्व में मास्क का प्रोडक्शन उसने किया हुआ है लगातार, उसके अलावा जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं उनको लगातार बढ़ाया हुआ है प्रोडक्शन उनका। तो इस तरीके से वह पूरे विश्व में एक प्रकार से जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जो बहुत ज़रूरी आवश्यक सामान हैं, उनके आपूर्तिकर्ता के रूप में वो निकल कर सामने आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से चीन ने अपनी इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में बदला है। तो एक तो हुई ये बात कि वो किस प्रकार से चाइना सेंट्रिक होकर के सोचता है। इसके अलावा एक और बात है जो पूरे विश्व में सामने आई है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि चाइना ने हाल ही में HDFC, जो हमारे देश में एक बड़ा बैंक है जिसके शेयर्स हमेशा बढ़ते रहे हैं, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड रहा है, तो चाइना के जो सरकारी बैंक है उसने 1% शेयर HDFC बैंक का खरीदा है। इसके अलावा भी उसने विश्व के बहुत सारी कंपनियों से बड़े बड़े शेयर्स खरीदे हैं, बड़े बड़े स्टेक्स खरीद लिए हैं। तो इस पर भी ध्यान गया कि बहुत सारी दुनिया के देशों ने उस पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया कि चाइना के जो FDI नॉर्म्स हैं, या फिर अपने देश के जो FDI नॉर्म्स है उसमें परिवर्तित किया जाए। इसी का एक अगला कदम ये रहा कि भारत ने भी अपने पड़ोसियों के द्वारा भारत के अंदर किए जाने वाले FDI के नॉर्म्स में परिवर्तन लाया है हाल में। आप इसको हमारे चैनल में पिछले जो डिस्कशंस हैं उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जो है उनमें से ये भी एक देश है भारत के साथ साथ जिन्होंने अपने FDI नॉर्म्स में परिवर्तित किया है, या यूँ कह लें कि चाइना को रोकने का प्रयास किया है अपने देशों में, है ना, अन्यायपूर्ण तरीके से वहाँ पर शेयर्स खरीदने के लिए। इसके अलावा ऑथर एक और बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, वेस्ट एशिया और इंडिया के बारे में।
तो एक तो ऑथर ये बता रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो तेल के दाम हैं वो लगातार घटे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन है उस सिचुएशन में है ना, तेल और जो इस प्रकार की ईंधन की ज़रूरतें हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ड्रास्टिकली नीचे गिरी हैं। तो उससे क्या होगा कि वेस्ट एशिया में जो ईरान, सऊदी अरेबिया और भी जितने देश हैं उनको बहुत समस्या होने वाली है। तो उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से देश हैं जो इस पूरे सिचुएशन में थोड़े बेटर कंडीशन में रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक तो चाइना है ना, निर्विवादित रूप से बेटर कंडीशन में रहने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होने वाली है या हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी जो है बहुत मतलब मार झेल चुकी है। इसके अलावा वो बताते हैं कि जर्मनी ने किसी तरीके से मामला सिचुएशन जो है टैकल कर रखा है। इसके अलावा वो बताते हैं कि पश्चिम एशिया में इज़राइल जैसे जो देश हैं उन्होंने भी सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। लेकिन भारत के बारे में वो बताते हैं कि चूंकि भारत आर्थिक रूप से बहुत सफ़र कर रहा है और आगे भी सिचुएशन जो है क्लियर नहीं है कि कैसा होगा, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनमें अपना दबदबा किसी तरीके से बनाने में सफल होने के आसार उसके लगते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसको जो हमारे पड़ोसी देशों को आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे चाइना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और उसके साथ ही वह अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका सहयोग दूसरे देशों को देते हुए उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से एक और बात है कि चूंकि अर्थव्यवस्था के तौर पे हमारा देश और पूरा विश्व कहीं ना कहीं मंदी का शिकार हो रहा है, आगे भी होने के जो आसार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से भारत में जो एफडीआई हैं वो वैसे भी कम आने वाला है या कम आने के संकेत हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सिचुएशन में जो चीन है उसको अप्रत्याशित लाभ दिखाई दे रहा है और विश्व के ज़्यादातर देश इससे हानि की स्थिति में आ रहे हैं, संकट की स्थिति में। तो इस तरीके से आज के आर्टिकल में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप निश्चित तौर पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकॉन दबा दें। हमसे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप निश्चित तौर पे जुड़ें और इससे लाभ लें। आज का ये जो डिस्कशन है या ये मेरे द्वारा यानी कि अभिषेक भारती के द्वारा आपके पास लाया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।